हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज तमस कहानी का दूसरा भाग आपको सुनाने जा रही हूँ। तो वीडियो को जरूर सुनिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। प्रभात फेरी में भाग लेने के लिए आरंभ में 2 गिने चुने लोग ही पहुँचते थे। बाद में गलियाँ और बाजार लांघते हुए जिस किसी का घर रास्ते में पड़ता वह तोंद खुजलाता, जम्हाइयाँ लेता, साथ में शामिल हो जाता था। हवा में अभी खुशकी थी। रात को कमरे के अंदर सोते थे, फिर भी सुबह सुबह कम्बल ओढ़ने की जरूरत रहती थी। प्रभात फेरी में शामिल होने वाले बड़ी उम्र के लोग कंटों पे चढ़ाकर आते थे। सीखों वाले बाग की घड़ी ने 4 बजाई। कांग्रेस कमेटी के दफ्तर के सामने सड़क पर केवल 2-3 व्यक्ति खड़े अन्य सदस्यों की राह देख रहे थे। खुफिया पुलिस के 2 सिपाही साधारण कपड़े पहने थोड़ी दूर पर अभी से खड़े थे। तभी दूर अंधेरे में रोशनी नजर आई। कोई आदमी हाथ में हरिकेन लैंप उठाए हुए बड़ा बाजार का मोड़ काट कर उसूर आने लगा था। लैंप की रोशनी के दायरे में उस आदमी का केवल पाजामा ही नजर आ रहा था। लगता था धड़ के बिना 2 टांगे चली आ रही हैं। लो बख्शी जी आ गए। दूर से पाजामा पहचान कर अजीज बोला। बख्शी जी कहा करते थे 4 बजे का मतलब 4 बजे, न 1 मिनट इधर न 1 मिनट उधर, पर आज वह स्वयं लेट आ रहे हैं। बख्शी जी ही थे, बलगमी शरीर वाले, जिला कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी। उम्र रसीदा आदमी, देह शिथिल पड़ गई थी, पर वह ना आए तो कोई भी नहीं आएगा। प्रभात फेरी के लिए कोई पहुंचेगा ही नहीं। उनके नज़दीक पहुंचने पर अजीज ने छूटते ही शेर पड़ा। मुल्ला मियाँ मिसालची, तीनों एक समान। लोकानु दस्सड़ चाड़ना आप हनो जान। बख्शी ने नज़दीक पहुंचकर अपनी सफाई में कहा, रात देर से सोए थे, सुबह नींद नहीं खुली। फिर दुआ सलाम करने के बाद छूटते ही बोले, मास्टर रामदास नहीं आया? जवाब अजीज ने दिया, वह गाय दुह कर आएगा, इससे पहले थोड़े ही आएगा। जब तनख्वाह बढ़वानी थी तब तो रात के 11 बजे भी बुलाओ तो आ जाया करता था। अब तनख्वाह बढ़ गई है, उसे क्या गज पड़ी कि वक्त पर आए। दूर अंधेरे में नए मोहल्ले की ओर से ऊंचे लंबे कद का आदमी, सिर से पांव तक सफेद कपड़ों में मलबूस, ढलान चढ़कर सामने की ओर आता नजर आया। लो देखो आ गई जिनके पल्ले सच है। मेहता जी, तुम सचमुच लीडर लगते हो। मेहता जी ने पास आकर और लोगों के बारे में दरियाफ्त किया कि अजीत सिंह पहुंचा या नहीं। देवराज शंकर, मास्टर रामदास, अभी तक कहाँ है सभी? फिर बख्शी जी की ओर मुखातिब होकर बोला, मैंने कहा था 4 बजे का वक्त देना ठीक नहीं प्रभात फेरी के लिए। 4 बजे का वक्त दोगे तभी कहीं 5 बजे तक प्रभात फेरी पर निकल सकोगे। बख्शी जी ने जवाब दिया, 5 का वक्त देते हो तो धूप निकल आने पर भी लोग इकट्ठे नहीं हो पाते। खुद तो देर से आते हो और हमें कहते हो यूं वक्त देना नहीं चाहिए, यह वक्त सही नहीं है। कहते हुए बख्शी जी ने चादर के नीचे बास्केट की जेब में हाथ डालकर सिगरेटों की डब्बी निकाली। अजीज ने मेहता जी से फिर चुटकी ली। दूर से आप सचमुच लीडर लगते हो मेहता जी। मेहता जी गंभीर भाव से मुस्कुराए, फिर धीमे से अजीज के कंधे पर हाथ रखकर बोले, उस दिन मोटरों के अड्डे पर खड़ा था तो आदमी दूसरे से पूछने लगा, क्या वह जवाहरलाल नेहरू खड़ा है? और मेहता जी ने दोनों हाथों से अपने गांधी टोपी का जाविया थोड़ा टेढ़े करते हुए कहा, बहुत लोगों को मुगालता हो जाता है, आप किसी से कम है मेहता जी। वाह वाह, आपकी अपनी खासियत है। मैं कद में उनसे लंबा हूँ। मेहता जी ने संजीदगी से कहा, नहाकर आए हो मेहता जी? कश्मीरी लाल बोला, वाह, यह भी कोई पूछने की बात है। मैं सदा नहाकर आता हूँ, गर्मी सर्दी मेरा यह नियम है। प्रभात फेरी पर तो बिना नहाए किसी को नहीं आना चाहिए। कश्मीरी लाल, तू अपनी बता, तूने मुंह धोया या नहीं? तभी दूर ढलान की ओर से आवाज आई, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। लो जनरल भी पहुंच गया, बख्शी जी ने कहा और सभी हंस पड़े। लैंप की रोशनी सबसे पहले उसके फटे जूतों पर पड़ी। कुछ पता नहीं चलता था कि वे स्लीपर हैं या जूते। जूतों के लगभग 6 इंच ऊपर खाकी पतलून शुरू होती थी, उसके ऊपर खाकी कोट जिस पर गांधी और नेहरू के जितने तमगे जनरल को मिल सकते थे उसने लगा रखे थे। साथ में रंगीन थी गलियां, डोरे सूखे हुए बुढ़ऊ, शरीर पर मुचला हुआ खाकी कोट लटक रहा था, ऊपर खसखस दाढ़ी, नुची नुची और सबसे ऊपर मूंगिया रंग की पगड़ी। जनरल ही एक ऐसा आदमी था जो आंदोलन हो या ना हो जेल जाता रहता था, जलसे हो या ना हो शहर में स्वयं तकरीरें करता फिरता था। फिर आए दिन शहर में कहीं ना कहीं उसकी पिटाई हो जाया करती थी। बगल में छोटा सा वेत दबाए हुए सदा कभी एक मोहल्ले में कभी दूसरे मोहल्ले में घूमता नजर आता था। मुनादी करने के लिए तांगा निकलता था तो तांगे में बैठने वाले 3 आदमियों में से एक आदमी जरूर जनरल हुआ करता था। जलसा शुरू होने पर सबसे पहले जनरल की तकरीर होती थी, जिसमें उसकी खोखली फुसफुसाती आवाज केवल आगे बैठे चंद आदमियों तक ही पहुंच पाती थी। जनरल के पहुंचते ही कश्मीरी लाल ने चुटकी ली, जनरल कल जलसे में से क्यों भाग गए थे? जनरल ने आवाज पहचान कर अपनी छोटी छोटी आंखों से कश्मीरी लाल को घूरकर देखा और पेंट बगल में दबाकर बोला,
मैं सुबह सुबह तुम जैसे आदमियों के मुंह नहीं लगना चाहता, दूर रहो तुम। बख्शी ने कश्मीरी लाल को रोका। यह कौन सा वक्त है छेड़खानी करने का, बस चुप रहो तुम। पर जनरल बिफर उठा था। मैं तुम्हारा पर्दाफाश करूंगा। तुम्हारा कम्युनिस्टों के साथ उठना बैठना है, मैं जानता हूँ। देवदत्त कम्युनिस्ट के साथ कुबड़े हलवाई की दुकान पर मैंने तुम्हें छेना मुर्गी खाते देखा था। बस बस ठीक है जनरल, और पर्दाफाश नहीं करो, बख्शी ने समझाते हुए कहा। इतने में चौड़े पांचों वाला पाजामा फड़फड़ाते हुए शंकर लाल पहुंच गया। अंधेरे में प्रभात की पीलिमा मिलने लगी थी। दाएं हाथ बैंक की ऊंची दीवार पर से अंधेरे की एक और परत झर कर गिर गई थी। सड़क के पार आर स्कूल की इमारत में हलवाई की अंगीठी में से धुआं उठने लगा था। बगल वाली गली में से हवाखोरी के शौकीन खंखारते छड़ी ठकोरते किसी किसी वक्त निकलने लगे थे। कहीं कहीं कोई महिला मुंह सिर लपेटे गुरुद्वारे की ओर जाती नजर आती थी। बख्शी जी ने हाथ में पकड़े हरिकेन लैंप को ऊपर उठाया और फूंक मारकर बत्ती बुझा दी। क्यों, हम पहुंचे हैं बख्शी जी, तो आपने बत्ती ही गुल कर दी, शंकर मुनीद वाले ने कहा। क्यों, तूने मेरा चेहरा देखना है या मेहता जी का देखना है? बख्शी जी बोले, तेल जाया होता है। यह कांग्रेस कमेटी का लैंप नहीं है, मेरा अपना लैंप है। कांग्रेस कमेटी से तेल की मंजूरी ले लो, मैं इसे दिन रात जलाए रखूंगा। इस पर दबी आवाज में कश्मीरी लाल की पीठ पीछे खड़े खड़े शंकर बोला, सिगरेटों के लिए आपको मंजूरी की जरूरत नहीं है, तो मिट्टी के तेल के लिए क्यों है? बात बख्शी जी ने सुन लिया, पर जहर का घूंट पीकर चुप बने रहे। ऐसे लोफरों के मुंह लगना अपना अपमान करवाना है। आप तो मालिक हैं बख्शी जी, आपको मंजूरी की क्या जरूरत? आपके हुक्म के बिना तो चिड़ी नहीं फड़क सकती। शंकर बोला। फिर मेहता जी की ओर मुखातिब होकर बोला, जय हिंद मेहता जी, जय हिंद। मैंने आपको देखा ही नहीं, तुम अब हमें कहाँ देखते हो शंकर? तुम्हारे पाँव बाहर हैं। आज आप अपना बैग नहीं लाए। बैग की प्रभात फेरी में क्या जरूरत? वाह जी, बैग की सभी जगह जरूरत रह सकती है, बीमा का ग्राहक भी फंस सकता है। मेहता जी चुप रहे। कांग्रेस का काम करने के साथ साथ वह बीमा का भी काम किया करते थे। कभी जवान भी बंद कर लिया कर शंकर। मेहता जी तेरे से तिगनी उम्र के हैं, बड़ों को बड़ा समझते हैं। बख्शी जी ने कहा। मैंने क्या कहा है? मैंने तो यही पूछा ना कि बैग नहीं लाई। मैंने यह तो नहीं पूछा कि सेठी से 50,000 का बीमा मिला या नहीं। शंकर ने तीर तो छोड़ दिया। इस ढंग से लगाकर बात नहीं करता था, मुंहफट आदमी था, जली कटी मुंह पर सुनाता था। पर 50,000 की बीमे वाली चोट बहुत बुरी थी। मेहता जी ऐसे सहमे कि एक शब्द मुंह से नहीं निकाल पाए। मेहता जी छोटी हस्ती नहीं थे, कुल मिलाकर 16 वर्ष जेलों में काट कर आए थे और जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान थे और सबसे उजली खादी पहनते थे। उन पर यह आरोप लगाना बड़ी हिमाकत थी, पर अरसे से अफवाह चली आ रही थी कि सेठी ठेके वाले का 50,000 का बीमा उन्हें मिलने वाला है और इसके एवज में मेहता जी सेठी को चुनाव में कांग्रेस का टिकट दिलाने वाले हैं। यह तो भौका है मेहता जी, इसकी बात को मत सुनो, छोड़ो। मैंने ये तो नहीं कहा कि मेहता जी ने टिकट का वादा किया है। टिकट देने का अख्तियार तो प्रांतीय कमेटी को है और सिफारिश जिला कमेटी करेगी। अंदर खाते प्रधान और मंत्री फैसला कर ले तो अलग बात है, पर वह काम हम करने नहीं देंगे। दोनों प्रधान और मंत्री खड़े सुन रहे थे। बड़े बड़े ठेकेदारों को टिकट मिलने लगा तो बस कांग्रेस खत्म हुई समझो। मेहता जी वहां से हटकर कश्मीरी लाल से बात करने लगे। बख्शी जी ने एक और सिगरेट सुलगा ली। शंकर की और मेहता जी की वास्तव में पड़ती नहीं थी। यह उस दिन से नहीं पड़ती थी जब से लाहौर में होने वाले एक सम्मेलन में, जिसमें नेहरू जी भाग लेने वाले थे, जिला कमेटी की ओर से कुछ प्रतिनिधि भेजे गए और मेहता जी ने शंकर का नाम उस लिस्ट में नहीं लिख रखा था। शंकर फिर से लाहौर पहुंच गया था और सम्मेलन में भाग लेता रहा। इतना ही नहीं, सम्मेलन के दौरान विशाल पैमाने पर एक सहभोज का आयोजन किया गया, जिसमें नेहरू जी शरीक हुए थे। सभी प्रतिनिधियों ने इस सहभोज के लिए 8-8 आने दिए थे। अपने प्रतिनिधियों का चंदा मेहता जी ने कांग्रेस फंड में से दिया था। वहां भी शंकर का चंदा उन्होंने देने से इनकार कर दिया था। शंकर बहुत बिगड़ा था और बावजूद मेहता जी की उपेक्षा के सहभोज में शामिल हुआ और मेहता जी के सामने पात में बैठा था और भूखे भेड़िए की तरह खाने पर टूट पड़ा। हाथ भी सने हुए थे और होंठ भी, और दाल सब्जी बांटने वालों पर चिल्लाया जा रहा था। मेहता जी से रहा ना गया। खाने बैठे हो शंकर तो इंसानों की तरह खाओ, हमारी जिला कांग्रेस की रुसवाई क्यों करवा रहे हो? इस वक्त चुप रहिए मेहता जी, ये कांग्रेस के पैसे से नहीं खा रहा हूँ, अपने पैसे से खा रहा हूँ। अपना जर खर्चा है, आपके साथ लौटकर बातें होंगी। मैंने आप जैसे बहुत देखे। क्या देखे हैं वे? ओए, तू सारा वक्त बकता रहता है, तू घर चलकर मेरा क्या कर लेगा? लाहौर से लौटने पर शंकर ने मेहता जी को सचमुच आड़े हाथों ले लिया। प्रदेश कांग्रेस के चुनाव होने वाले थे और प्रत्येक जिला कमेटी के 4 सदस्य भेजने की योजना थी। मेहता जी ने अन्य 3 सदस्यों के साथ चौथा नाम कोहली का तजवीज कर दिया था। कोहली जरूर जिला कमेटी की ओर से चुन लिया जाता अगर शंकर बेहूदगी नहीं करता। स्क्रूटनी कमेटी की मीटिंग चल रही थी।
जब शंकर उठ खड़ा हुआ, माफ कीजिए, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मेहता जी का माथा ठनक गया। यह स्क्रूटनी कमेटी की मीटिंग है, यह स्क्रूटनी कमेटी की मीटिंग हो रही है। जो सवाल पूछना हो बाद में पूछना, मैं आपसे नहीं स्क्रूटनी कमेटी से पूछना चाहता हूँ। फिर वह बड़े नाटकीय अंदाज से इस इंतजार में खड़ा रहा। स्क्रूटनी के प्रधान जब उससे कहेंगे तब वह बोले। कहो क्या है? प्रधान ने कहा। मैं पूछ सकता हूँ कि कांग्रेस सदस्यता के नियम क्या है? तुम काम की बात करो, उल्टी सीधी बातें करने का वक्त नहीं है। मेहता जी, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, आप खामोश रहिए। कहने दो। हाँ बोलो भाई शंकर, क्या कहते हो? कांग्रेस की सदस्यता के क्या नियम है? कि सदस्य 4 आने सालाना चंदा देता हो, शुद्ध हाथ की कती, हाथ की बुनी खादी पहनता हो, चरखा काटता हो। क्यों, ठीक है कि नहीं? ठीक है। मैं कोहली साहब से दरखास्त करूंगा कि वह 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं। सभी चुप रहें। गुस्ताखी माफ। स्क्रूटनी कमेटी के सामने हर सदस्य को सवाल पूछने का हक होता है। मेहता जी गुर्राए। मेहता साहब, आप यहाँ पर प्रधान नहीं है, यहाँ पर आपको अपनी रूढ़ पंची चलाने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, तो कोहली साहब 1 मिनट के लिए खड़े हो जाइए। कोहली खड़ा हो गया। आप खादी पहनते हैं ना? यह क्या नाटक कर रहे हो तुम? सीधी बात कहो, तुम पूछना क्या चाहते हो? अपना नाड़ा दिखाइए। नाड़ा मतलब अजारबंद। क्यों, तुम्हारा मतलब? क्यों, तुम्हारा मतलब? यह मेंबर की तौहीन है। यह क्या मजाक चल रहा है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेहता साहेब, आप खामोश हो जाइए। बिना प्रधान जी के इजाज़त के आपको बोलने का कोई हक नहीं है। हाँ कोहली साहब, मैंने क्या कहा? आप अपना नाड़ा दिखाइए। जो ना दिखाऊं तो आपको दिखाना पड़ेगा। मैं जो बात साबित करना चाहता हूँ उसके लिए नाड़ा दिखाना जरूरी है। दिखा दो यार, ये भौंका काम नहीं करने देगा। कैसे कैसे लोफर कांग्रेस में घुसाई है। क्या मेहता जी, मैं लोफर हूँ? तो आप सुहदे हैं। मुझसे कुछ मत कहलवाइए, मैं स्याह सफ़ेद सब जानता हूँ। हाँ तो कोहली साहब, तुम क्या चाहते हो? मैं सबके सामने नाड़ा खोलूँ? मैं खोलने को नहीं कह रहा, मैं सिर्फ दिखाने को कह रहा हूँ। दिखा दो यार, खत्म करो। कोहली ने अचकन का पल्ला उठाया, नीचे से खादी के कुर्ते का अगला भाग ऊपर उठाया। नीचे पीले रंग का अजारबंद लटक रहा था। शंकर लपक कर आगे बढ़ गया और नाड़े को पकड़ लिया। देख लीजिए साहिबान, नाड़ा रेशमी है, हाथ की कतई सूत का नहीं है, मशीनी है, अकड़े का है। आप खुद छू कर देख सकते हैं। तो फिर क्या हुआ? कांग्रेस सदस्य रेशमी नाड़ा पहने और आप उसे प्रादेशिक कांग्रेस का उम्मीदवार बनाकर भेजेंगे। कांग्रेस के कोई उसूल है या नहीं? स्क्रूटनी कमेटी के सदस्य एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। मजबूर होकर कोहली का नाम काटना पड़ा। उस दिन से शंकर मेहता जी को फूटियाक नहीं सुहा था। बख्शी जी परेशान हो रहे थे। ना मास्टर रामदास पहुंचा, ना देशरात। गाएगा कौन? प्रभात फेरी में कम से कम एक तो गाने वाला चाहिए। कुछ ना हुआ तो वह खुद ही गा लेंगे, लेकिन जो लोग जिला कमेटी से तनख्वाह पाते हैं उन्हें तो पहुंचना ही चाहिए। देख लेना मेहता जी, हम प्रभात फेरी शुरू कर देंगे। 3 गलियां लांग जाएंगे तो मास्टर दौड़ा आएगा और कहेगा बछड़ा दूध पी गया था, मैं क्या करता। इस तरह ये लोग काम करते हैं। फिर अन्य सदस्यों को संबोधित करके, कश्मीरी लाल, अब और इंतजार नहीं किया जा सकता, शुरू करो तो। पर कश्मीरी लाल को लोगों की टांग खींचने में मजा आता था। झट से जनरल की ओर मुखातिब होकर बोला, तकरीर करो जनरल, तकरीर करो। प्रभात फेरी शुरू करने से पहले तकरीर होनी चाहिए। जनरल को और क्या चाहिए? फौरन छड़ी झुलाता लेफ्ट राइट करता सड़क के किनारे एक पत्थर पर खड़ा हो गया। यह क्या कर रहे हो कश्मीरी लाल? यार कोई बेला वक्त देखा करो, बख्शी ने खींचकर कहा। तुम नहीं चाहते प्रभात फेरी हो तो सीधा कहो। फिर जनरल की ओर बढ़ गए, लेकिन जनरल तकरीर शुरू कर चुका था। साहिबान, कोई नहीं साहिबान बाहिबान, नीचे उतर के आओ। बख्शी ने हाथ झुलाकर कहा। उतारो यार इसे, क्यों तमाशा करवाते हो सुबह सुबह? मेरी जबान कोई बंद नहीं कर सकता, जनरल ने पत्थर पर खड़े खड़े कहा और तकरीर शुरू कर दी। साहिबान, अपनी खरच फुसफुसाती आवाज में जनरल बोलने लगा। आप लोग कहानी को जरूर सुनिए। तमश उपन्यास सुनने के लिए प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइएगा आपको ये तमश उपन्यास कैसा लगा। क्या आपने अभी तक तमश उपन्यास पढ़ा है या सुना है, ये भी ज़रूर बताइए।